तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों की गाड़ी चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो क्वेश्चंस हैं पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं कि इसमें ये डाला वो डाला तो बताओ क्या बनेगा। दूसरी कैटेगरी आपको डिफाइन के फॉर्म में पूछी जा सकती है और अब ये है आपकी तीसरी कैटेगरी। अब ये तीसरी कैटेगरी क्या है, इसके साथ एक बार डील कर लेते हैं और समझते हैं कि इस चीज़ों को कैसे काम करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। तो पहली बात तो एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या है तो आप इस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है आप लोगों का ब्लू, पर्पल कलर कह सकते हो या फिर ब्लू भी कह सकते हो। अब जब मैं इसमें आयरन नेल डिप कर रही हूँ, आयरन का मतलब कीला, जो घरों में किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, दैट कीला, वो आयरन नेल डिप कर रहे हैं। तो आयरन नेल को डिप करने के बाद वो बोल रहा है कि कलर चेंज हो गया। क्या हुआ कलर, मतलब ब्लू कलर के साथ क्या हुआ होगा कुछ, तुम्हें उस पर अपना दिमाग केंद्रित नहीं करना है, लेकिन वो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, जो भी कलर चेंज हुआ आखिर हुआ तो आखिर क्यों हुआ। तो देखो, अगर मान लेते हैं आपके पास कॉपर सल्फेट है, लेट्स से CuSO4, फॉर्मुलेस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, कॉपर सल्फेट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, एक्वस। इसमें अगर मैंने आयरन नेल डाला यानी Fe, तो Fe यानी कि सॉलिड स्टेट में होगा आयरन नेल, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। ऐसा मैं तुमको कह रही हूँ कि उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, बट उसको तुम पहले चेक करो क्या सही में उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी क्या। देखो जरा उस चीज़ को। तो जैसा कि तुम्हें कल की क्लास में सिखाया था कि कौन अटैक करेगा, आप लोगों का कॉपर अटेगा Fe पर, ऐसी तो सिखाया था कल की क्लास में। तो अगर कुछ लोग इसको मान के चल रहे हैं कि हाँ मैम कॉपर अटैक करेगा Fe पर, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। 1000 बार तुमको मैंने कहा है कि आगे पीछे लिख देने से अटैकर बदल नहीं जा रहा है। अटैक हमेशा कौन करता है, जो अकेला होता है, जो सिंगल होता है ना। तो यानी कि अटैक Fe करेगा कॉपर पर, तो क्योंकि कॉपर सल्फेट पहले लिखा हुआ है, उसका कॉपर पहले दिख रहा है, तो उसको अपना अटैकर बना लो, ऐसा मत करना। डन, ठीक है। अब Fe अटैक करेगा किस पे, CuSO4 पर, बढ़िया है, मतलब Cu पे अटैक करेगा, क्योंकि Fe खुद भी एक मेटल है और Cu भी एक मेटल है, कल की क्लास में सिखाया है तुमको। अच्छा, अब जब ये अटैक कर रहा है तो बोलो क्या हो जाएगा। अटैक करने के बाद अभी रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, पहला तुम्हारा खुद का सवाल खुद से। जब भी किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखो, हमेशा एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये अटैक पॉसिबल है क्या। तो रिएक्टिविटी सीरीज के पास हम गए, रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी और देखकर हमने ऑब्जर्व किया और हमने क्या बताया कि आयरन जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, राइट। अब क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऐसे केस में बताओ क्या होगा, आप लोगों का वो अटैक कर जाएगा, और अटैक कर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कॉपर बाहर निकल गया, ये Cu, और प्लस में बताओ क्या आ गया, आप लोग का Fe और SO4 का कॉम्बिनेशन। अभी Fe और SO4 का कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, मतलब क्या डायरेक्टली उन दोनों को एक के बाजू में एक लिख देते हैं क्या, नहीं। कितनी बार बताया है कि पहले रफ में उनका फॉर्मूला बना लेना। तो जब रफ में फॉर्मूला बनाओगे तो Fe की वैलेंसी कितनी है, +2, और SO4 की वैलेंसी कितनी है, -2। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2SO4। ऐसा बिल्कुल नहीं, इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 1 जा, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका FeSO4, यानी कि यहाँ पे आएगा कॉपर प्लस FeSO4, ये होगा। यानी कि इनिशियली मेरे पास मेरा जो सोल्यूशन था वो कौन से कलर का दिखता था, ब्लू कलर का दिखता था। ब्लू कलर का क्यों दिखता था, बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट। और जब ये रिएक्शन हो रही है आगे फर्दर, तो इस रिएक्शन के होने की वजह से धीरे 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 बोलो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट खत्म होता गया।
और कॉपर सल्फेट के बदले में क्या बनता गया, FeSO4। और तुम्हें ये याद रखना होगा कि जो FeSO4 होता है ना, इस FeSO4 का कलर ग्रीन होता है, ठीक है, थोड़ा पेल ग्रीन टाइप का होता है ये। तो इसका मतलब जो कलर है वो कहाँ से कहाँ में कन्वर्ट हो गया, ब्लू से। क्यों ये ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे FeSO4 बन रहा है और कॉपर सल्फेट वहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसीलिए। तो अब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछ व्हाई डज, तो व्हाई डज में तुम्हें पहले ये रिएक्शन लिखनी है और फिर अपने आप को जस्टिफाई करवाना है कि देखिए कि इन दिस रिएक्शन, ठीक, हम लोगों का क्या हो रहा है, मतलब इन दिस अबोव रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुई है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुई है तो धीरे धीरे समय के साथ साथ खत्म होता जा रहा है और उसके बदले में FeSO4 बोलो क्या होता जाता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को कलर चेंज देखने को मिल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, आपके ब्लू से किसकी तरफ, इनकी तरफ, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें तुमसे पूछेंगे। इवन कई बार ये क्वेश्चन तुमको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, ये ऐसे भी पूछ लेगा, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं अगर कॉपर सल्फेट में मैंने एक आयरन नेल डिप की, तो ऑब्जर्वेशन पूछ लेगा। तो ऑब्जर्वेशन ऐसे पूछता है तो बेसिकली वो तुमसे ये एक्सपेक्ट रहा है कि आप उसको कलर चेंज क्या हो रहा है आप ये बताओ। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है और उस रिएक्शन में क्या कलर चेंज हुआ है वो बताना है। जब भी हम कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं, कोई भी आयरन की वस्तु डिप करते हैं तो हमको वहां पे क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, हमारा जो सोल्यूशन है वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो चुका है, ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। अच्छा, वैसे ही अभी नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, हो रहा है कि आपके पास जिंक यानी कि Zn को अगर वो कह रहा है कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो रिएक्शन के बाद लिबरेट होती है, लिबरेट का मतलब बाहर निकलती है। लेकिन उसने फिर बोला है कि वेयर एज अगर उसी सेम जिंक को, ठीक है, के बदले अगर मान लेते हैं हम लोगों ने कॉपर का लिया था और कॉपर को अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवाया होता तो कोई भी गैस लिबरेट नहीं हो रही। तो वो तुमसे चाह रहा है, मतलब पूछना चाह रहा है कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो गैस आप लोगों की बाहर निकल रही है एक केस में और दूसरे केस में वो पर्टिकुलर गैस बाहर नहीं निकल रही है, रीजन क्या है, उसको ये रीजन जानना था। तो ऐसे केस में हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है रीजन बताते हैं। तो देखो ऐसे में जब भी आपको कोई भी रीजन पूछे, जरूरी नहीं है कि कल को HCl ही लेकर आ सकता है, कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है, उसमें दूसरा एसिड भी हो सकता है, तो वहां कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो आपको इसीलिए कंसेप्ट का सीखना जरूरी है, ठीक है, कि कंसेप्ट क्या कहता है। चलो आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बोलो क्या बातचीत है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मैडम, ये तो देख के ही समझ आ रहा है ना। अच्छा, ये जिंक अटैक करेगा। जिंक कौन होता है, एक मेटल होता है। HCl में मैं मानती हूँ H आपका मेटल नहीं होता, बट जिंक जो मेटल है ना, इन मेटल्स के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो HCl है, इस HCl में जो H है, तुमने अगर वैलेंसी चार्ज याद तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियस है कि H को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये इस पर आता है ना। अच्छा, और जब ये इस पर अटैक करेगा H बाहर चला जाएगा। अब H देखो एक नॉन मेटल है, भले यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है, बट रियलिटी में H आप लोगों का कौन है, एक नॉन मेटल। और तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब सिखाई थी तब ये बात बताई है कि जब जब दुनिया में नॉन मेटल बाहर जाता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता बाहर, वो हमेशा इससे डबल हो जाता है। और ऑब्वियस है कि आपको और भी कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी ऐसा तो होगा, है ना। आपका जो जिंक है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और अगर जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली तो इसका मतलब जिंक और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो गए। तो गधे जैसे बस ऐसे मत लिखा जाना, फॉर्मूला बनाना। बोलो कैसे बनाते हैं, जिंक की वैलेंसी +2, Cl की वैलेंसी -1, सो फॉर्मूला वुड बी व्हाट, Zn। यहाँ पे बन जाएगा साथ में ZnCl2। खैर ZnCl के बारे में पूछा नहीं था, तो मैंने अपनी मर्जी से जानकारी डिस्कस की है। बट हाइड्रोजन गैस क्यों लिबरेट हो रही है, ये बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन गैस इसीलिए लिबरेट हो रही है क्योंकि आपका जो जिंक है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है उसकी पोजीशन से, इसीलिए वहां से हाइड्रोजन गैस बोलो क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है। इसीलिए वहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। क्या ये बात दिमाग में जानी। अच्छा, अब नीचे में वो कह रहा है कि यार हाइड्रोजन गैस ना लिबरेट नहीं हो रही, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ,
कि ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे वाले केस में क्यों हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रही, रीजन क्या है नीचे वाले केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं। तो देखो कॉपर आया, अटैक कर हाइड्रोजन के पास आया कि चलो हाइड्रोजन पे अटैक करूंगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन के पास पहुंचता है अटैक करने के लिए, तो बेचारा हाइड्रोजन बोलता है कि अरे अरे देख देख रुक रुक, कहाँ चला आ रहा है तू मुझ पे अटैक करेगा, असंभव। तो कॉपर बोलता है क्यों, जब ऊपर वाला जिंक तुम पे अटैक कर सकता है तो मेरी क्या गलती, मैं भी अटैक करूंगा। तो हाइड्रोजन उसको याद दिलाता है कि देख भाई रिएक्टिविटी सीरीज के पास जा और रिएक्टिविटी सीरीज को देख। तो रिएक्टिविटी सीरीज के पास जब हम जाते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज को जब हम देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अरे यार रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर आता है और कॉपर नीचे। तो अटैक करने वाला बेसिक कहाँ है आप लोगों का, नीचे है ना। अटैक करने वाला आप लोगों का कहाँ, नीचे है, नीचे। और जो नीचे होता है वो क्या होता है बोलो, कमजोर होता है। जो नीचे होता है वो बोलो क्या होता है, कमजोर। तो क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं, वो अटैक नहीं कर पाएगा। और क्योंकि वो अटैक नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएगा। तो क्योंकि कॉपर जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी किसके, आपके हाइड्रोजन के कंपेयर में कैसी होती है बोलो, कम होती है। इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। और रिएक्शन ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा ही नहीं, और हाइड्रोजन अगर बाहर नहीं जाएगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी नहीं, है ना। तो ये थी पूरी कहानी। तो जरूरी नहीं है जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यही सेम क्वेश्चन कोई आपसे पूछे, यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए। आपको कोई भी अदर मेटल वहां पे मिलता है, जरूरी नहीं है कि जिंक मिले, है ना। आपको कोई दूसरा एसिड मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे HCl मिले, बट कंसेप्ट जो रहेगा ना सेम रहेगा। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, जब भी कोई तुमको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे कि ऐसा अगर है तो क्यों और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों, मत जाना कि आपसे वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उतना एक्सप्लेनेशन वो मांग रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करोगे तो अपने आप तुम्हारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल। चलो ठीक है, बैलेंसिंग करके अपने अंदर कर लेंगे। क्या बैलेंस करने को बोल रहा है पहले सुन तो लो। कॉपर मतलब आपके पास एक कॉपर की ऐसी डिप कर रहा है, किसके अंदर डिप करके रखा है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर। अब देखो कई लोगों को ऐसी फीलिंग थी कि मैम इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, हम कैसे इतने सारे फॉर्मूलेज रखें। इसीलिए तो 9th क्लास पढ़ाई जाती है ताकि फॉर्मूलेज याद ना करना पड़े आयोनिक के केस में। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ। सिल्वर का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी होती है +1, नाइट्रेट मतलब होता है NO3 जिसकी वैलेंसी होती है -1। सो इसका फॉर्मूला GNO3 और ये कॉपर की स्ट्रिप है, बनेगा Cu। अब वो बोल रहा है कि जब इन दोनों को हमने एक दूसरे के अंदर डिप विप करवाया तो वो क्या बोल रहा है कि सिल्वर प्रेसिपिटेटेड मतलब सिल्वर आपको प्रोड्यूस हुआ, चांदी मिली चांदी, और उसके अलावा कॉपर भी प्रोड्यूस, यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जब कॉपर की उसको जब मैं डिप कर रही हूँ AgNO3 में यानी कि में, तो सिल्वर मुझे प्रेसिपिटेटेड मिल रहा है, मतलब तरीके से सिंबल देना है, यहाँ सॉलिड भी लिख देते हैं। और कॉपर नाइट्रेट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉपर नाइट्रेट का क्या होगा, कॉपर की +2 नाइट्रेट यानी कि आप लोगों का 1, सो कॉपर कुछ इससे, राइट। तो ये आ जाएगा कॉपर और यहाँ यानी कि इनडायरेक्टली आपको इस बार रिएक्शन लिखनी नहीं थी, आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिएक्शन ऑलरेडी लिखी लिखाई मिली थी, उसको बस तुमको क्या करने का था, इस तरीके से एक्सप्रेस करना था। अब देखना याद रखना, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बैलेंसिंग का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि मैं भी करके दिखाऊंगी, बट बैलेंसिंग का मतलब ये भी होता है कि आपको हर एटम्स बैलेंस करने के अलावा आपको वहां पर मेंशन करनी चाहिए, फिजिकल स्टेट करनी चाहिए। अगर आप फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर चीज आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंसिंग प्रॉपर कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर सिर्फ तुम एटम बैलेंस कर दोगे और फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं लिखोगे कि सॉलिड है कि एक्वस है, तो वो भी आपका प्रॉपर आंसर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना सीखा है हम लोगों ने, है ना। बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन को तो भैया कभी करते नहीं है, हाइड्रोजन तो खैर यहाँ पे, ऑक्सीजन जो होता है उसको भी नहीं कर मैडम, उसको भी सबसे आखिरी में करते हैं। तो चलो एक काम करो, तुम सिल्वर को करो जरा बैलेंस, देखो क्या आ रहा है आप लोगों का। मैडम सिल्वर तो दोनों तरफ सेम है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कॉपर बैलेंस कर लो।
मैम कॉपर भी हर जगह सेम है। अरे यार फिर क्या करें, नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। चलो देखो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये NO3 को कंप्लीट एक मतलब एक ग्रुप के जैसे रीड करो, N अलग O अलग ऐसा मत करो। नाइट्रेट एक ग्रुप है, नाइट्रेट वो एक ग्रुप है, उसको पूरा नाइट्रेट साइड में आपके पास नाइट्रेट एक ग्रुप है और वो भी अकेला है। वो ग्रुप कैसा है, अकेला है। अच्छा ठीक है, अब हुआ कैसा, मैंने राइट साइड देखा, तो राइट साइड देखने में मुझे क्या पता चल रहा है कि अरे यार राइट साइड में तो देखो भैया ये दो है, देखो ये नाइट्रेट और ये ब्रैकेट के बाहर 2, तो राइट साइड में तो दो नाइट्रेट है, तो दो नाइट्रेट है राइट में और लेफ्ट में तो सिर्फ एक ही है। तो क्या करें हम क्या करते हैं, इधर 2 करते हैं ऐसे, इससे हमारा नाइट्रेट भी बोलो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना। इससे मेरा नाइट्रेट भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, बराबर 2 हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब ऐसे केस में तुम बताओ कि ये जो Ag है, अब ये 2 लिखने से ये Ag डबल हो गया, तो मुझे अब Ag की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, है ना। अब मुझे Ag की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो अब Ag की बैलेंसिंग कैसे करूं, तो यहाँ पे Ag डबल हो गया है, इस तरफ तो एक ही Ag है, मैडम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, खत्म हो गई बैलेंसिंग। देखो पूरा बैलेंस हो चुका है, चेक करो अच्छे से, यार ये तो पूरा बैलेंस हो गया है फिर, है ना। तो ऐसे होता है काम। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सिंगल डेफिनेशन पढ़ते हो आपका जो आंसर है, ठीक है, वो उसी फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है, चीज़ों को मॉडिफाई करके आप लोगों को दिया जाता है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा क्या रहता है, वही सेम रहता है, बस दिमाग से सोचने की नीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या बोल रहा है कि यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स, मतलब वो 2 कंटेनर दिए गए, दिस इज कंटेनर 1, जो कि कंटेनर नंबर 1 बोलो किसका, कॉपर का। ऐसे होगा की बॉटल्स भी प्लास्टिक की पहले हम लोग यूज किया करते थे, अब हम लोग किसकी यूज करते हैं, कॉपर की यूज करते हैं, अच्छा होता है उसे नहीं रखना। और एक आपके पास कंटेनर नंबर 2 है, इस कंटेनर नंबर 2 में आपका कंटेनर किस मेटल का बना हुआ है, एल्यूमिनियम, राइट, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, बढ़िया है। अच्छा ठीक, ऐसे केस में क्या बोल रहा है, यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सोल्यूशन। अब देखो उसने तुम्हें सोल्यूशन दिया, उसने तुम्हें डाइल्यूट HNO3 दिया, उसने तुम्हें ZnCl2 दिया और उसने तुम्हें पानी दिया। बोल रहा है कि बताओ किस कंटेनर में क्या सोल्यूशन हम रख सकते हैं, है ना, किस कंटेनर में मैडम आप कौन सोल्यूशन आप रखेंगी, ये वो तुमसे पूछ रहा है। फिर अब क्या जवाब दोगे, क्या रीजन दोगे कि किसी भी कंटेनर में कुछ भी रख दो क्या फर्क पड़ता है ना, घर की खेती है, ऐसा नहीं करना। कंटेनर बना हुआ किसका है, देखो कॉपर का, इसका मतलब जब आप उस कॉपर में HCl रखोगे, यहाँ पे कॉपर और HCl, जब कॉपर के अंदर HCl रखोगे तो ये कॉपर किस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, HCl पे अटैक करने की कोशिश करेगा, बट क्या ये अटैक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो तुमको मैंने आज यही से ऊपर समझाया है, क्यों नहीं होगा अटैक, राइट। तो यहाँ पे ये अटैक नहीं होगा, तो इसका मतलब नो रिएक्शन। अगर कॉपर वाले कंटेनर NO3 भी रख देते हैं तो भी कॉपर किस पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा। और जैसा कि तुम जानते हो कि रिएक्टिविटी में आप लोगों का जो कॉपर है वो क्या होता है, नीचे होता है, किसके कंपेयर में, आप लोगों के हाइड्रोजन के कंपेयर में, मतलब वो कमजोर है बेसिकली। तो जो कमजोर होता है वो तो अटैक कर सकता नहीं है, तो ऐसे केस में वो अटैक नहीं कर पाएगा। अगर अटैक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन। अच्छा मान के चलो कॉपर में मैंने ZnCl2 रख लिया होता, तो कॉपर किस पर अटैक कर रहा होता, जिंक पर अटैक कर रहा होता। क्या जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक के कंपेयर में कैसी है, सॉरी कम है। तो क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं, वो अटैक अगेन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। अगर इसी कॉपर के कंटेनर, जैसे मैंने कहा कि लोग पानी रखकर पीते हैं और कॉपर के अंदर रखा हुआ पानी अगर आप पियो तो वो काफी हेल्दी भी होता है। अगेन कौन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी में कमजोर है तो बेचारे का अटैक पूरा नहीं हो पाएगा, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, है ना, यहाँ पे आ जाएगा नो रिएक्शन। यानी कि बेसिकली कॉपर के कंटेनर आप कुछ भी रखो, कुछ भी मतलब जो 4 सोल्यूशंस दिए हैं उनमें से आप कुछ भी रखो, आपकी रिएक्शन हो ही नहीं रही है ना। चारों के केस में ये रिएक्शन क्या है, हो ही नहीं रही है। इसका मतलब कॉपर इन चारों कंटेनर्स, कॉपर इन चारों के चारों
लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए क्या है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ना। कॉपर क्या है, इनको स्टोर करने के लिए क्या है, एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन ये क्यों है, क्योंकि अगर आप इन चारों को कॉपर में रखते भी हो तो कॉपर में रखने से क्या ये चारों लोग से कोई उस कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है ना। और रिएक्शन नहीं होगी इसका मतलब कॉपर कॉपर के फॉर्म में रहेगा और आपका जो केमिकल है वो केमिकल के फॉर्म में रहेगा, मतलब कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए ये चारों के चारों ही लिक्विड इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर रह सकते हैं, एक साथ नहीं रखेंगे, यानी कि चारों स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूंगी क्या एल्यूमिनियम कंटेनर में आप HCl को स्टोर कर सकते हो क्या, जवाब होगा कि नहीं मैम नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम के कंपेयर में, ठीक है, आप लोगों का एल्यूमिनियम क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और AlCl3 बन जाएगा, मतलब रिएक्शन हो गई। यानी कि एल्यूमिनियम का कंटेनर एल्यूमिनियम नहीं रहेगा, वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा एक कंपाउंड में, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में। तो बेसिकली वो जो कंटेनर आपके पास है वो कंटेनर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिकम्पोज, खराब। जैसे तुमने देखा होगा ना, जंग लग जाता है तो लोहा कैसे खराब हो जाता है ना, छेद वेद आ जाते हैं, उसमें पड़ जाते हैं, वैसे एल्यूमिनियम का कंटेनर भी पूरा होगा खराब। क्यों, क्योंकि HCl रिएक्ट कर गया। यानी कि रिएक्ट कर, अगर कोई केमिकल किसी कंटेनर से रिएक्ट कर जाए तो उस केमिकल को कभी भी उस कंटेनर में नहीं रखोगे। अगर इसी सेम एल्यूमिनियम को मैं HNO3 में रखती हूँ, एल्यूमिनियम किस पर अटैक करेगा, H पर, अगेन क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बोलो कैसा है भैया, वो ज्यादा है, रिएक्ट करेगा तो कंटेनर खराब हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम के कंटेनर में आप ना तो HCl रख सकते हो ना आप HNO3 रख सकते हो, आप कुछ भी नहीं रख सकते। बताओ कितनी गंदी बात है कि हम इनमें से कुछ भी नहीं रख रहे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, थोड़ा सा इसको उठा के ले आते हैं, किसको, आप लोगों के जिंक क्लोराइड को, है ना। जिंक क्लोराइड भी तो दिया हुआ है हम लोगों को। अच्छा, जिंक क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2। अब एल्यूमिनियम किस पर अटैक करेगा, अब एल्यूमिनियम अब जिंक पर अटैक करता भी है ना, तो भी एल्यूमिनियम जिंक से क्या है बोलो, ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक बाहर आ जाएगा और आपका एल्यूमिनियम का कंटेनर AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप इसमें कंटेनर में जिंक क्लोराइड को भी नहीं रख सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम उनसे रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहा है। अच्छा, अब क्या करें, है ना, पानी को रख सकते हैं क्या, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम अगेन इससे रिएक्ट करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसको भी नहीं रखते। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि एल्यूमिनियम ठंडे पानी करता है ना। अगर आप ठंडा पानी रखोगे, नॉर्मल वाटर रखोगे, तो एल्यूमिनियम उस ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर मान लें हमारे में कोई एल्यूमिनियम का बर्तन है और उसमें अगर तुम वाटर रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे केस में एल्यूमिनियम और वाटर की, यानी कि नॉर्मल वाटर की, ठीक है, आप लोगों की रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, आपकी वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर वहां पर आप चाहते हो कि एल्यूमिनियम और वाटर की रिएक्शन हो, तो ऐसे केस में थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, वेपर फॉर्म में होना चाहिए, तो विगरस रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बर्तन में ध्यान रखना, कभी पानी स्टोर करके ही रखें, एल्यूमिनियम का बर्तन खराब हो जाता है। ये क्यों खराब हो जाता है, Al2O3 बन जाए, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम के कंटेनर में आप कुछ भी नहीं रख सकते। क्यों कुछ नहीं रख सकते यार, क्योंकि वो इतना ज्यादा कि वो हर किसी से रिएक्शन कर दे रहा है, और हर किसी के साथ अगर वो रिएक्शन कर दे रहा है तो फिर आपको किसी दूसरे के अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर यही सेम चीज तुम्हारे को अपने नोट्स कॉपी में लिखनी हो, तो क्या किसी को समझानी हो वाइवा में, तो कैसे समझाओगे कि सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड जिंक, it won't react with those, hence these chemicals can be placed very easily in copper container. But aluminum is highly reactive, it can react with the hydrogen as well as with zinc, forming new compounds, so therefore all the four chemicals cannot be kept in with aluminium container. तो देखो क्या ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, हाँ ये सब की सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट क्या यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया क्या कि ये डालो वो डालो बोलो क्या बनेगा, ऐसा तो नहीं पूछा इसमें क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा, गिव रीजंस के फॉर्म में पूछा। यानी कि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर चीज पढ़ते हो ना,
तो उस पर्टिकुलर चीज को इस तरीके से मॉडिफाई करके आपको पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। उसके लिए जैसे एक बहुत ही फेमस टॉपिक का कि मैडम हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर का सोल्यूशन डला हुआ है, ऊपर से मैंने पूछेगा बताइए क्या ऑब्जर्वेशन देने मिल रही है, और फिर बोलेगा कि मान लेते हैं ये आपके पास एक दूसरा कंटेनर है, में वो आयरन का है और ऊपर से इस बार में कॉपर की बताओ आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। तो मैं बताऊं, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एटीट्यूड, कॉपर सल्फेट उनको पता रहता है क्या होता है, और उनको पता है कि कॉपर बाहर जाएगा, Fe अंदर आएगा, FeSO4 बनेगा, वो लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे कलर जो है ब्लू से इसमें कन्वर्ट हुआ ग्रीन में, है ना। ये सही भी है, क्यों? क्योंकि Fe और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन होगी, Fe अटैक करेगा कॉपर पे और कॉपर बाहर चला जाएगा और FeSO4 बनेगा, तो ये सही है। बट उन्हीं स्टूडेंट्स की गलत सोच देखो कि सेकेंड वाले कंटेनर में FeSO4 का सोल्यूशन रखा हुआ है, यानी कि FeSO4 कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है, और उनको ऐसा लगता है कि आपने कॉपर का कॉइन डाला तो मैडम फिर तो कॉपर CuSO4 बन जाएगा, तो अब कलर जो होगा वो ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। बट ये गलत है, यहाँ पे कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर आपका जो ग्रीन है वो परसिस्ट करेगा, ठीक है। जो ग्रीन कलर है वो बोलो ग्रीन कलर क्या करेगा? परसिस्ट करेगा। क्यों परसिस्ट करेगा? उसका परसिस्ट का मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा, क्यों वो चेंज नहीं होगा? सिंपल सी बात है, Cu आप Fe पे करवा रहे हो और रिएक्टिविटी सीरीज में Cu कम रिएक्टिव होता है, तो वो रिएक्शन ही नहीं होगी। जब रिएक्शन ही नहीं होगी, नया प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो कहां से कलर चेंज होगा? ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको गिव रीजन के फॉर्मेट में पूछ लेगा, ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रही है उसके फॉर्मेट में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, कि इसमें ये डाला तो ये मिलेगा वो मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, वो कौन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने कल सीखी। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हम लोग रोकते हैं, बट इस टॉपिक को रोकने से पहले छोटा सा क्वेश्चन उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली 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 अब अभी फिलहाल तो तुम 10th क्लास में हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, चीज पता चल जाएगी, राइट? कि अच्छा, अगर तुम्हारे घर में कोई पुराने जमाने के लोग, लेट से दादा दादी नाना नानी मान लेते हैं, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में लेट से पढ़ाई नहीं की है या कुछ और किया है, व्हाटएवर, या उनसे भी लेट से कोई तुम्हारे घर में पुराने लोग हैं, मतलब परदादा परदादी टाइप के, तो तुम देखना आप उनको कुछ कुछ बातें बोलते हुए सुनोगे। जैसे एक बातचीत हमने डिस्कस की थी कि वो लोग कहते हैं कि रात के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है, चुड़ैल आ जाती है, पकड़ के ले जाती है। बट रियलिटी में कोई भूत और चुड़ैल आता है क्या? नहीं आता है ना। वो एक्चुअल में पेड़ ही खुद भूत बन जाता है, क्योंकि रात के वक्त पेड़ क्या करता है? O2 हमें देता नहीं है, बल्कि तुम्हारी O2 को वो अपने अंदर ले लेता है, इससे फिर तुम्हारी बॉडी में O2 की कमी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो एक और चीज वो लोग कहते हैं कि कभी भी दही या कोई भी अगर आपके पास छाछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको ना तो कभी आपको कॉपर के वेसल जाना चाहिए, ना कभी ब्रास यानी कि तांबा, ठीक है, आई थिंक तांबा ही कहते हैं, ब्रास का डोंट श्योर नहीं हूँ हिंदी में क्या कहते हैं, कान से कहते हैं, कान से, हाँ शायद तो ब्रॉन्ज को कहते हैं, ठीक है, देखना है हिंदी में। कॉपर और ब्रास इसे टाइप के वेसल्स में कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? रीजन क्या है? देखो, आपका जो कॉपर है, मान लेते हैं ये मैंने कॉपर लिख दिया है ना, अच्छा, और आप जब कोई खट्टी चीज रखते हो जैसे कर्ड, तो आप केमिस्ट्री का जो अभी सेकेंड चैप्टर आएगा आगे, उस सेकेंड चैप्टर में आप देखोगे कि इन खट्टी चीजों के अंदर बोलो क्या होता है? एसिड होता है। इनके अंदर बोलो क्या होता है? एसिड होता है। ये एसिड और ये कॉपर, इनके बीच में के बीच में बोलो क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है। और अगर रिएक्शन हो जाती है इसका मतलब क्या? नया प्रोडक्ट बन जाता है। और अगर कोई रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बना और वो तुम्हारे खाना जो तुमने उसके अंदर स्टोर करके रखा है, अगर वो उस खाने के साथ मिक्स हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो खाना गंदा हो जाएगा? गंदा यानी कि अनहेल्दी हो जाएगा खाने के पर्पस के लिए, क्योंकि कुछ केमिकल्स उसके अंदर अब मिक्स हो चुके हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी भी खट्टे सामान को हम कॉपर नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला जो टॉपिक है समाप्त होता है। अब हम लोग जो नया टॉपिक सीखेंगे वो रहेगा चौथी रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको यहाँ रोकते हैं।